दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लक्ष्य इंस्टीट्यूट में। जैसा कि अगर हमने कहा था कि आज हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि हमारे इतिहास को किस तरीके से अलग अलग समय काल में बांटा गया है। तो एक चार्ट यहाँ बनने वाला है, आपको उसको बनाना है अपने नोट्स के लिए। सबसे पहले इतिहास को बांटा गया है मुख्यतः 3 भागों में। सबसे पहला होता है प्रागैतिहासिक काल। उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। फिर आता है ऐतिहासिक काल। दोस्तों प्रागैतिहासिक काल को भी 3 समय खंडों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को भी हम पाषाण काल भी कहते हैं। ये 3 भाग हैं, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल तथा नवपाषाण काल। आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर मुख्यतः 2 भाग आते हैं। पहला है हड़प्पा सभ्यता तथा दूसरा है वैदिक सभ्यता। दोस्तों ऐतिहासिक काल के अंदर हम पढ़ते हैं भारत का प्राचीन इतिहास, जिसमें मुख्यतः हम पढ़ते हैं महाजनपद के बारे में। दूसरा इसमें आता है मध्यकालीन भारत या मध्यकालीन भारतीय इतिहास, जिसमें हम पढ़ते हैं मुख्यतः मुगल काल के बारे में तथा अलग अलग वंशों के बारे में, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, और अंत में हमारा आता है आधुनिक भारत। जिसमें हम पढ़ते हैं जो अलग अलग कंपनियां, व्यापारी कंपनियां इंडिया में आई थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, पुर्तगाली। और उसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें 1857 की क्रांति, कांग्रेस का उदय। उसके बाद हम पढ़ते हैं आज़ादी के लिए जो जो भी संगठन बने हमारे इंडिया में, उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ते हैं। तो आप इस चार्ट को बना लीजिए। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि जो भी ये काल है प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक या ऐतिहासिक, इसको किस आधार पर अलग अलग टाइम पीरियड में बांटा गया। सबसे मुख्य जो आधार है हमारे पास, वो पहला है पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा है लिखित स्रोत। दोस्तों पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं? पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत जैसे कोई गुफा चित्र हो,
या कोई प्राचीन कालीन मृदभांड यानी कि मिट्टी से बने हुए बर्तन, तो जो प्रागैतिहासिक काल है उसके हमें पुरातात्विक स्रोत तो मिलते हैं लेकिन लिखित स्रोत नहीं मिलते। इसका मतलब ये हुआ हमें कई प्राचीन गुफा चित्र मिली हैं जैसे भीमबेटका गुफा तथा अन्य हैं, मगर इसके कोई भी लिखित स्रोत हमको नहीं मिले। अब बात करते हैं मध्य ऐतिहासिक काल की। तो आद्य ऐतिहासिक काल के जो पुरातात्विक स्रोत हैं, आप याद करिए आद्य ऐतिहासिक काल में क्या क्या आता है। एक तो आती है हड़प्पा सभ्यता और दूसरी आती है वैदिक सभ्यता। अगर हम बात करें सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की, तो हड़प्पा सभ्यता के जो पुरातात्विक स्रोत हैं वो हमें कई सारे मिले हैं। जैसे हमें कई कांसे की मूर्तियाँ मिली हैं, कई प्राचीन बर्तन मिले हैं, मालाएं मिली हैं, आभूषण मिले हैं। तो पुरातात्विक स्रोत हमारे पास कई सारे हैं। साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता के हमारे पास लिखित स्रोत भी हैं, लिखित स्रोत भी हैं, मगर इनकी जो भाषा है या जो लिपि है उसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए हैं, इसलिए हम पढ़ नहीं सकते कि उनमें क्या लिखा गया है। लेकिन स्रोत की बात करें तो हमें प्राचीन मुद्राएं मिली हैं। जैसे हड़प्पा काल में एक जगह है लोथल, वहाँ से हमें कई सारी मुद्राएं मिली हैं, लेकिन उसमें जो लिखा गया उसे हम आज तक डिकोड नहीं कर पाए। अब बात करते हैं आद्य ऐतिहासिक काल के अंदर ही। एक थी हड़प्पा सभ्यता, दूसरी थी वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता के हमें पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं तथा लिखित स्रोत भी मिले हैं। अगर लिखित स्रोत की बात करें तो जैसे चारों वेद आ गए इसमें, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 108 उपनिषद आ गए, महाभारत, रामायण, ये सब हमारे वैदिक पीरियड के हैं। ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल के हमारे पास प्रचुर मात्रा में पुरातात्विक स्रोत भी मिले हैं और लिखित स्रोत भी मिले हैं, और इनको हम आराम से डिकोड कर सकते हैं क्योंकि ज़्यादातर इनकी भाषा या तो संस्कृत है जो कि आसानी से पढ़ी जा सकती है, और लिपि इनमें ज़्यादातर ब्राह्मी यूज़ हुई है। ब्राह्मी लिपि के अलावा इसमें कुछ हमें अरमाइक लिपि में भी मिले हैं और कई जगह पाली भाषा का भी उपयोग हुआ है। तो भाषा संस्कृत भी है, पाली भी है, और लिपि ब्राह्मी और अरमाइक का भी यूज़ हुआ है। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं प्रागैतिहासिक काल को। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा आपको, माफ़ कीजिएगा राइटिंग थोड़ा गड़बड़ है। तो प्रागैतिहासिक काल को हम क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं, या फिर हम कहते हैं प्रस्तर काल, प्रस्तर काल। इसका जो टाइम पीरियड रहा है वो रहा है 5 लाख ईसा पूर्व, या फिर बीसी कहते हैं इसे हम, 5 लाख बीसी से 3000 बीसी तक। इस समय काल की अच्छे से समझने के लिए इस समय काल को 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है पुरापाषाण काल, जिसका टाइम पीरियड है 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी तक। पुरापाषाण के बाद आता है मध्य पाषाण काल। इसका समय काल है 10,000 बीसी से 7,000 बीसी तक। दोस्तों टाइम पीरियड आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग मिल जाएगा, लेकिन ऑन एन एवरेज ये टाइम पीरियड सही है। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। इसका टाइम पीरियड है 7,000 बीसी से 3,000 बीसी तक। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पूरा जो समय पीरियड है वो 5 लाख से 3,000 है, तो 5 लाख से
3000 तक 3 खंडों में बटा हुआ है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये BC क्या है। तो अगर हम बात करें, इसे हम कहते हैं ईसा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए, ईसा पूर्व, या फिर हम कहते हैं इसे BC। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय जो टाइम पीरियड है हमारा वो चल रहा है सन 2022। लेकिन आपको भी ये बात पता होगी कि जब से पृथ्वी स्टार्ट हुई है, क्या उसको बने हुए से 2022 साल ही हुए, कई करोड़ों साल हो चुके हैं, लेकिन हम 2022 ही क्यों लिखते हैं? उसके पीछे कारण ये है कि हम जो कैलेंडर को फॉलो करते हैं उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। पूरी दुनिया में जो फॉलो किया जाता है वो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है। इस कैलेंडर के हिसाब से जब ईसा मसीह पैदा हुए थे उस टाइम पीरियड को हम एक बेस ईयर मान लेते हैं, अपना आधार वर्ष, यानी कि 0। तो 0 के बाद अगला सन जो आया होगा वो होगा 1, 2, करते करते 100, करते करते हम 500 पहुँच गए होंगे, और आज हम पहुँच चुके हैं 2022 में। इससे पूर्व का, जब ईसा मसीह पैदा हुए उससे पूर्व का जो समय है उसे कहा जाता है 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, या फिर 1 BC, 2 BC, 3 BC। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 5 लाख BC, तो इसका मतलब ये हुआ कि ईसा मसीह के पैदा होने से 5 लाख वर्ष पूर्व। तो अगर हम बात करें कि आज तक टोटल टाइम पीरियड कितना हो चुका है, तो प्रागैतिहासिक काल की अगर हम बात करें, अगर हमें निकालना है कि प्रागैतिहासिक काल आज से कितने समय पूर्व था, तो हमें इस 5 लाख को और 0 के बाद जो 2022 साल है इनको जोड़ना पड़ेगा। तो टोटल हो जाएगा 5 लाख 2022 वर्ष। तो दोस्तों हम समझेंगे पूरा पाषाण काल को। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। तो आप देखिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा पुराना है पूरा पाषाण काल का। तो इस समय का जो मानव था वो मुख्यतः शिकार पे ही डिपेंड करता था, शिकार करता था और उस समय कृषि नहीं करता था। तो जाहिर सी बात है जब वो कृषि नहीं करेगा तो सेटलमेंट भी नहीं हो पाएगा, यानी कि एक जगह में स्थिर होकर वो नहीं रह पाएगा। तो इसलिए वो रहता था शैलाश्रयों में। शैलाश्रय यानी कि शैल होता है पत्थर, पत्थर से बने हुए आश्रय, पत्थर से बनी हुई जगह जिसे हम गुफा कहते हैं। तो शैलाश्रय में रहने के कारण उसने कई सारे शैलाश्रयों में पेंटिंग्स भी बनाई। तो जो उसने पेंटिंग्स बनाई। तो इंडिया में हमें जो शैलाश्रय मिले हैं वो मिले हैं, एक जगह है भीमबेटका। इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी चीज़ है। भीमबेटका गुफा हमें मिली है जो कि पाई जाती है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसके अलावा जो हमें इस कालखंड के स्रोत मिले हैं वो मिले हैं बेलन नदी घाटी से, ये पाई जाती है पाकिस्तान में, तथा नर्मदा नदी घाटी से, नर्मदा नदी घाटी से। दोस्तों इस कालखंड की जो सबसे बड़ी खोज है वो है आग की खोज, जिसे मानव सभ्यता का सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है। दोस्तों इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिएगा। पूरा पाषाण काल के बारे में यही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आग की खोज। यहाँ से क्वेश्चन कई बार बनते हैं। और एक है मध्य प्रदेश के जो भीमबेटका गुफा है, ये कई बार पूछ लेता है कि स्थान कहाँ पाया जाता है।
तो अब हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल को, इसे मिटाने जा रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है, इसका नाम है आदमगढ़। और राजस्थान में एक जगह है, ये मध्य प्रदेश में जगह है एमपी। ऐसे ही राजस्थान में आरजे में एक जगह है बागौर, जहाँ से हमें पशुपालन के सबसे पुराने साक्ष्य मिले हैं। पशुपालन के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं जो इंडिया के अंदर पाए जाते हैं। उन साक्ष्यों में सबसे प्राचीन ये हैं, क्योंकि आप देखिए जो पूरा पाषाण काल है उसमें जो मानव था या आदि मानव जो हम कहें, वो पूरी तरीके से शिकार के ऊपर डिपेंडेंट था। लेकिन बात करें मध्य पाषाण काल में, तब तक मानव ने खेती करना शुरू कर दिया था। तो इन दो स्थानों से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिले। इसके अलावा जो कुत्ते के पालन के, यानी कि हमने जो पहला जानवर जो हमने पाला था वो था कुत्ता, तो कुत्ते के पालन के पहले साक्ष्य जो मिले हैं वो भी हमें मध्य पाषाण काल के दौरान ही मिले हैं। दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, नवपाषाण काल के। नवपाषाण काल की सबसे बड़ा आविष्कार है वो है पहिए का आविष्कार। यहाँ से एग्जाम में अभी क्वेश्चन आ सकता है कि पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। दूसरा है कुल्हाड़ी का इस्तेमाल शुरू हो चुका था यहाँ से। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इंसानों ने तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिया था। हम बात करते हैं नवपाषाण काल की जो सबसे प्राचीन बस्ती मिली है, वो हमें मिली है पाकिस्तान में। एक जगह है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर एक छोटा सा कस्बा है जिसका नाम है मेहरगढ़। ये मेहरगढ़ ही वो जगह है जहाँ से हमें नवपाषाण काल की सबसे प्राचीनतम बस्ती मिली है। इसके अलावा हमें यहाँ से गेहूं और जौ की खेती के साक्ष्य मिले हैं। गेहूं और जौ की खेती के। अगर हम चावल की खेती की बात करें तो चावल की खेती भी नवपाषाण काल में शुरू हो चुकी थी। उसका जो साक्ष्य हमें मिला है चावल की खेती का, वो हमें मिला है इलाहाबाद में एक जगह है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, यहाँ से हमें चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। इसके अलावा हम बात करें एक रॉबर्ट उनका पूरा नाम था रॉबर्ट ब्रूस फूट। ये एक पुरातत्वविद थे। इन्होंने 1863 में जो पुरापाषाणिक जो स्रोत हैं, औजार हैं, पुरापाषाणिक औजार, उनकी खोज करी थी। पुरापाषाणिक में आप लिख लीजिएगा, मैं छूट गया था पॉइंट। पुरापाषाणिक औजार ज़्यादातर ये पत्थर से ही बने हुए थे। इसकी जो खोज करी थी 1863 में, वो करी थी रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। इसके अलावा हमें जम्मू और कश्मीर से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तवास, अब गर्तवास होता है, गर्त माने होता है गड्ढा, वास माने होता है रहना, तो यानी कि गड्ढे में रहना। अब गड्ढे में कैसे रहेंगे, ये बात है अंडरग्राउंड की। तो अंडरग्राउंड लोग रहते थे
और जो जगह का नाम है जम्मू एंड कश्मीर में वो है बुर्ज होम और गुफ्फर काल। इन दो जगह से हमें गर्तवास के साक्ष्य मिलते हैं। तो दोस्तों आपका ये नवपाषाण काल भी यहाँ खत्म होता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कल हम शुरू करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। कल मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा हड़प्पा सभ्यता के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको इसमें अगर कोई कमी दिखती है तो वो भी हमें बताएं, हम उसे ज़रूर सुधारेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल हड़प्पा सभ्यता के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।